जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट के जनवरी 2025 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं उनको अब 90 डेज के अंदर किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि वो कम से कम अपना एग्जाम तो पास कर सके। तो 90 दिनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे दोनों ग्रुप के अंदर कि आपको पहले करने चाहिए ताकि आप आसानी से देखिए एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सर किस तरीके की रहेगी आपकी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो आपके पास आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके पास दो ग्रुप देखिए है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर आपके पास देखिए एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है जो कि काफी लेंथी पेपर है ग्रुप 1 के अंदर। इसके बाद सेकंड पेपर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का है, ठीक है जी। इसके बाद आपका थर्ड पेपर टैक्सेशन का है, अगेन जो कि काफी लेंथी सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह बात करें अगर ग्रुप 2 की तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी। काफी सारे यहाँ पर चैप्टर्स हैं, तकरीबन 14 से 15 चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऑडिटिंग एंड एथिक्स प्योर थ्योरी पेपर आपका, लेकिन अगेन 100 मार्क्स का। और इसके बाद आपका एफएम और एसएम, जिसके अंदर एफएम में आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी देखने को मिलती है और एसएम आपका प्योर थ्योरी पेपर है। अब सर अगर हम यहाँ बात करें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट आप में से एक ग्रुप दे रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वो लोग भी यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नोट कर सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए, और उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। लेकिन जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं देखिए वो तो बहुत ध्यान से यहां ध्यान रखेंगे कि सर उन्हें इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और जो टॉपिक मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप देखिए उन टॉपिक्स को जरूर देख लेना, लेकिन जो यहां बताए गए हैं इन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम 80% सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट करके जाना है। 100% के ऊपर मत टारगेट कीजिएगा। अगर आप 80% सिलेबस भी अच्छे से कर लेते हैं और सर इस 80% की आप अगर कम से कम 3 रिवीजन दे देते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग देखिए अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सर बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने चाहिए। तो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देखिए यहां पर आपके पास पहला पेपर आता है। तो एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के अंदर देखिए आपके पास जो प्रायोरिटी चैप्टर्स रहते हैं मॉड्यूल 3 आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक, ठीक है जी। इनको बहुत अच्छे से करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर के ऊपर मिलते हैं पास्ट एग्जाम के, आरटीपी एमटीपी के, बहुत अच्छे से करिएगा। और यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखिए चाहते हैं कि आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाए, पास्ट एग्जाम के, आरटीपी के, एमटीपी के, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हमारी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो सर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके। इसके साथ साथ escholars.in हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाके आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। सर इसके बाद आपको देखिए चैप्टर 10 कंसोलिडेशन, ये बहुत अच्छे से करना है। इतना आप कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप 60+ जो है वो स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है और इसको करने में आपका टाइम भी कम लगेगा। इसके बाद सर आपको रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग और असेट बेस्ड अकाउंटिंग ये टॉपिक करना है। इसके साथ साथ जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेली कोशिश करिएगा कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जरूर करें। अब कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो आपको पहले करने हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, ठीक है जी, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हो गया आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हो गया पीपीई का, ठीक है जी। इसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 16 ये आपको करना है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 करना है, 20 करना है, ठीक है जी, 26 करना है, 29 करना है। ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको देखिए डेली बेसिस पे करना है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना कोई मेन टॉपिक दूसरा ले सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद अकाउंटिंग के अंदर। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से देखिए यहां पर बड़े प्यार से 60 से 70 जो है अपना स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इन टॉपिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले पेपर की। तो अगला जो पेपर आपके पास कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का है, तो यहाँ पर अदर लॉ को आप पहले करेंगे, ठीक है जी। कॉर्पोरेट लॉ में आपको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अदर लॉ, और अदर लॉ के अंदर मॉड्यूल 3 में आप एलएलपी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये बहुत अच्छे से करेंगे। मॉड्यूल 3 के अंदर ही आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको बहुत अच्छे से करेंगे। और जब आप इसको कर लेते हैं तब आप इसके बाद जो है कंपनी लॉ की तरफ आएंगे और कंपनी लॉ को अपना करेंगे। इसके अंदर आपका डिविडेंड हुआ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हुआ वो काफी ज्यादा है, तो मैं लिख भी देता हूं डिविडेंड, जिसमें आप सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 तक पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका ऑडिटर,
जिसमें आप सेक्शन 139 पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये पूरा 139 से लेकर 148 तक वो आपको बहुत अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये जो है कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको अदर लॉ की तरफ जाना है, इसके बाद आपको जो है कंपनी लॉ की तरफ मूव ऑन करना है। बात करें सर अगर हमारे अगले पेपर की, तो सर अगला जो पेपर आता है आपका यहाँ पर वो है टैक्सेशन का, और टैक्सेशन के पेपर के अंदर डीटी, आईडीटी, इनकम टैक्स और जीएसटी का जो आपके पास पोर्शन है, इसमें आप सबसे पहले जीएसटी को करेंगे। और जीएसटी देखिए आप अगर करते हैं तो 50 मार्क्स की यहाँ पर आपकी वेटेज है, दोनों 50-50% है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें आपके पास मेनली 3 सेक्शन है, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। 16-17 भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं एग्जाम में आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका क्वेश्चन आता है मिनिमम जीएसटी पेबल का, यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 12 नंबर का आपका यहीं पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद सर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, ठीक है जी। एग्जेम्पशंस के लिए मैं बता दूं, डेली बेसिस पर आपको एग्जेम्पशन को रीड करना है, सिर्फ रीड करते चलेंगे डेली बेसिस पे, आपको सारी एग्जेम्पशंस टिप्स पर याद हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद आपको चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 करना है। इसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। टीडीएस टीसीएस का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, हार्डली विद क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 30 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी आपका विद क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई अगेन 30 मिनट में खत्म हो जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई मैक्सिमम 60 मिनट्स के अंदर आप विद क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। और अगर ये टॉपिक्स आपके हो जाते हैं तो इसके बाद आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं वो मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, और टैक्स इनवॉइस में भी ई इनवॉइस आप पहले करिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, और इसके अंदर आप सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 इनको अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद सर आपका ई-वे बिल, ठीक है जी, फिर आप ई-वे बिल को कर सकते हैं। और ई-वे बिल में कहाँ पर एग्जेम्पशन मिलती है, आपको ई-वे बिल नहीं बनाना है। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो वाला टॉपिक एग्जेम्पशन वाला आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ देखिए जीएसटी के बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको इस 50 में से बड़े ही आसानी से 40 नंबर तक का पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। जो टॉपिक्स नहीं लिख रहा हूं वो भी बताता हुआ चलूं, टाइम बचे तो कर लेना, अदरवाइज मत करना, 80% पर ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना। बात करें सर अगर हम यहां पर इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी आपके हेड्स हैं उन्हें आपको पहले करना है, और यहां पर भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सैलरी, ठीक है जी। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद सर आप करेंगे अदर सोर्स, ठीक है जी। फिर आप करेंगे पीजीबीपी, देन आप कैप गेन्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसके बाद टीडीएस टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए डेली बेसिस पे आप कम से कम 5 क्वेश्चंस को अगर सिर्फ पढ़ भी लेते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर कोशिश कीजिएगा 10 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप टीडीएस टीसीएस के सिर्फ पढ़ते हैं डेली बेसिस पर बिना एक भी दिन मिस करे, तो आपको विद सेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको एडवांस टैक्स करना है, और फिर क्लबिंग एंड सेट ऑफ, ये आप कर लेते हैं इनकम टैक्स में। तो मान के चलिए कि जो आपका ये 50 नंबर का पेपर है इनकम टैक्स वाला, यहां पर भी आप बड़ी ही आसानी से 25+ स्कोर कर सकते हैं। तो 25 नंबर यहां आ गए, 35 नंबर वहां आ गए, आप बड़ी आसानी से देखिए 55-60 नंबर ले आएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आखिरी के 90 दिनों के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 का जो पहला पेपर है आपका, ठीक है जी, वो है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है जी, जिसे हम कॉस्टिंग भी कहते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर आपका जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, और आपका बजटिंग हो गया, ठीक है जी। ये आपको सबसे पहले करने हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है तो इनके लिए मैं बता दूं, मटेरियल, लेबर, ये 2 वेरिएंसेस तो बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा, ठीक है जी। अगर आपसे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में दिक्कत आ रही है तो मटेरियल और लेबर इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर के जो 2 वेरिएंसेस होते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एंड में उठाइएगा, पहले बाकी के चैप्टर्स कर लीजिएगा, ठीक है जी। जब ये चैप्टर्स आप कर लेंगे तो इसके साथ साथ आपको क्या और कर लेना है, फिर सर प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेना, सर्विस कॉस्टिंग जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं, वो आप कर लेना, ठीक है जी। और इसके बाद आप जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स इन टॉपिक्स को कर लीजिएगा। और यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको बताता हुआ चलूं, देखिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ना एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है जी। और थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को लगता है कि उनके न्यूमेरिकल हमेशा सही होते हैं और उन्हें थ्योरी को बिना अटेम्प्ट किए न्यूमेरिकल को वो कर लेंगे, मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन वो अपनी चॉइस में रखेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे से न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है, अक्सर हम बीच में फंस जाते हैं, तो प्लीज़ इन चैप्टर्स की जो रिस्पेक्टिव थ्योरी क्वेश्चन हैं
वो इन्हीं चैप्टर के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ 20 से 25 दिनों के अंदर आप यहाँ पर बड़ी प्यार से खत्म कर सकते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ ले लीजिएगा, 20 से 25 दिन में आप ये जो टॉपिक्स हैं आसानी से खत्म कर पाएंगे। ठीक है जी, तो साथ साथ इनकी थ्योरी क्वेश्चंस को भी आपको करना है। इसके बाद हमारा जो अगला पेपर आता है सर वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का। अगेन पूरा का पूरा थ्योरी पेपर, और अक्सर बच्चे ऑडिटिंग में कहते हैं थ्योरी है एंड में कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ, स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखने हैं, तो सर मॉड्यूल 2 के चैप्टर 11, 10, 8, 9 और मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है जी, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्लस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जैसे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑडिट एविडेंस हो गया। ठीक है जी, ये आपके बहुत ज़्यादा क्रूशल है, जैसे कि जॉइंट ऑडिटर्स वाला है ना, तो ये सारे आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स और ये चैप्टर्स करने हैं। इसके ऊपर के जो भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारा जो अगला पेपर आता है सर ग्रुप 2 का, जो कि आपका ग्रुप 2 का लास्ट पेपर है। ठीक है जी, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है क्योंकि 100 मार्क्स का है एफएमएसएम का, तो यहाँ पर आपको 50-50 मार्क्स की दोनों ही बराबर वेटेज मिलती है। तो सबसे पहले आप करिएगा रेशियो एनालिसिस। सर हर बार पेपर के अंदर, इस बार भी जो देखिए सितंबर 2024 में पेपर हुआ, आपका पहला कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर रेशियो एनालिसिस से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। और अक्सर एग्जामिनर इस रेशियो एनालिसिस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और अगर एग्जामिनर को थोड़ा और मन होता है इस चैप्टर से पूछने का, तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाकर दे दिया जाता है। ठीक है जी, बैलेंस शीट बनाकर, और कहते हैं कि डिफरेंट रेशियोज निकालिए और सर मिसिंग फिगर्स हैं बैलेंस शीट के अंदर वो फिल कीजिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद आपका आता है चैप्टर अगला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें आप WACC निकालते हैं सर, बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया WACC का, आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी, इसके बाद डिविडेंड डिसीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चाहे आपकी डिविडेंड डिस्काउंट अप्रोच हो, चाहे आपका गॉर्डन अप्रोच हो, चाहे आपका वॉल्टर मॉडल अप्रोच हो, ठीक है जी, MM अप्रोच हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 नंबर तक के बीच में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको अगला चैप्टर जो लेना है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें आर्बिट्राज प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म में आप मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, या अनलीवर्ड से लीवर्ड, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं जहां आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 से 10 नंबर के बीच में आता है। ठीक है जी, इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सर कोई भी FM का पेपर ऐसा नहीं होता जो इन 2 चैप्टर्स के बिना बन जाए। कौन कौन से 2 चैप्टर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमेशा इंस्टीट्यूट पूछेगा ही पूछेगा। अब सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपको लगता है कि सर हमसे नहीं हो पाता है, मुश्किल चैप्टर लगता है, तो आप एक काम करिएगा, पीपी बुक अगर आपके पास हमारी है तो इस पीपी बुक के सर जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, इनिशियल 20 क्वेश्चंस, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो चैप्टर है, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं, इसमें आप फंसोगे तो नहीं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप करते करते भी टूटा फूटा 7 से 8 नंबर उसमें जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक जी, इसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बाकी आपके चैप्टर्स हैं, फैक्टरिंग हो गया, अकाउंट्स पेबल के किस तरीके से मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर, वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड में रखिएगा, और इनके कम से कम 20-20 क्वेश्चन की आप जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये देखिए आपके वो टॉपिक्स थे जिन्हें आप अगर कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से पास तो कर ही जाओगे। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर डिसेंट होकर सर अपनी पढ़ाई को करते हो, बिना किसी गलती के करते हो, प्रॉपरली प्रैक्टिस वगैरह करते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से जो है अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसके साथ साथ आपको देखिए एक चीज और करनी है, क्या कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको देने हैं। 2 मॉक टेस्ट पेपर जो 100 मार्क्स के होते हैं, इन्हें आपको ज़रूर देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को ये बताने में कि आपकी किस तरीके की तैयारी है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, 3 घंटे में आप पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर तो आप हर एक सब्जेक्ट के ज़रूर देकर जाए। थ्योरी के केस में आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं, और एक बार जब आप आंसर लिख लेते हैं तो सजेशन आंसर से ज़रूर मैच करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो 90 दिनों के अंदर आपकी जो पास होने वाली समस्या है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनफैक्ट आप 50% तक स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो CA इंटर ग्रुप 1 एंड CA इंटर ग्रुप 2 OTT कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जल्दी कीजिए और कोर्सेज में एनरोल करिए। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।